पाकिस्तान जिंदाबाद। जी से शुरू होता है हर सवाल, और हर जरूरी सवाल के जवाब के लिए तजुर्बे, तहकीक और हकाइक पर मबनी पाकिस्तान का सबसे काबिल एतबार न्यूज प्रोग्राम जी फॉर गरीदा। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे बलूचिस्तान में होने वाली आज खतरनाक दहशतगर्दी के वाक़े के हवाले से, जिसमें डिप्टी चेयरमैन सेनेट को निशाना बनाया गया। एक ऐसे मौके पे कि जब वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब CPEC चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर और ओबोर वन बेल्ट वन रोड जो कि चीन का प्रोजेक्ट है, इसके हवाले से 6 रोजा दौरे पर चीन पे हैं और मुल्क की तमाम आला सियासी क़यादत उनके साथ है। चारों सूबों के वज़ीर आला चीन में हैं, वज़ीर-ए-आज़म साहब के साथ, जिनमें बलूचिस्तान के वज़ीर आला भी शामिल हैं। ऐसे मौके पर बलूचिस्तान के ज़िला मस्तूंग में दहशतगर्दी का एक खतरनाक वार होता है। कोई छोटा मोटा वाक़या नहीं, बल्कि एक ऐसा दहशतगर्दी का वार जिसमें डिप्टी चेयरमैन सेनेट JUIFA के मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी को निशाना बनाया जाता है। खुशकिस्मती से मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब बिल्कुल महफूज हैं, लेकिन बदकिस्मती से इस वक्त तक मस्तूंग में होने वाली इस खतरनाक दहशतगर्दी के नतीजे में 27 अफराद शहीद हो चुके हैं, जबकि 30 से ज्यादा अफराद जख्मी हैं। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब आज अपनी दस्तारबंदी के जलसे से वापस आ रहे थे, अपने काफिले के हमरा थे कि उन पर खुदकुश हमला किया गया और पुलिस के मुताबिक 10 से 12 किलो का धमाका खेज मवाद इस्तेमाल किया गया है। मौलाना साहब की गाड़ी बिल्कुल तबाह हो गई, उनकी गाड़ियों के पीछे और आगे वाली जो गाड़ियां थी वो भी मुकम्मल तबाह हो गई। मौलाना साहब का गार्ड भी जख्मी हुआ, उनके ड्राइवर शहीद हो गए, उनके दीगर साथी भी शहीद हो गए। यहाँ तक कि एक्सप्रेस के एक रिपोर्टर फैसल मन्नान जो कि अपने फराइज अंजाम दे रहे थे, उन्हें भी चोटें आई हैं और ये तमाम अफराद इस वक्त मुख्तलिफ अस्पतालों में जेरे इलाज हैं। इस अफसोसनाक इंतहाई खतरनाक वाक़े के बाद सेनेट के चेयरमैन रजा रब्बानी साहब ने मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये सिर्फ मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी पर हमला नहीं, बल्कि ये पार्लियामान पे हमला है। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा कि ये सिर्फ एक शख्स पे हमला नहीं, बल्कि ये पाकिस्तान पे हमला है। JUIFA इतवार को मुल्कगिर एहतजाज कर रही है, सोग भी मना रही है। यहाँ पे आपको ये बता दें कि मौलाना फजलुर रहमान साहब पर भी कई दफा, उन पर भी जाती तौर पे कई दफा बड़े बड़े हमले हो चुके हैं, जिनमें से 5 तो बड़े हमले हैं। इसके अलावा JUIFA के जलसों पर भी कई बार हमले किए जा चुके हैं और अब बलूचिस्तान में एक बार फिर JUIFA को और बलूचिस्तान को इस तरह से दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया है। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने अपना दौरा बलूचिस्तान भी मुलतवी कर दिया है। 14 मई को उनका क्वेटा में दौरा था, 15 मई को उनका चमन में दौरा था। इसी हवाले से हम बात करेंगे। डिप्टी चेयरमैन सेनेट मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब भी साथ मौजूद होंगे, लेकिन चूंकि वो इस वक्त अस्पताल में जेर इलाज हैं और डॉक्टर्स उनका चेकअप कर रहे हैं, तो हमारी कोशिश है कि जैसे ही उन्हें जरा मौका मिले तो वो आए, अपनी खैरियत से आगाह करें। लेकिन उससे पहले हमारे साथ बलूचिस्तान के वजीर दाखिला मीर सरफराज बुगटी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सरफराज बुगटी साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, प्रोग्राम के लिए। ये बताइएगा कि इस वक्त तक की तफसीलात कितनी हैं, कितने अफराद शहीद हैं, कितने अफराद जख्मी हैं, ये वाकया हुआ कैसे और कौन से अनासिर, कौन सा ग्रुप मस्तूंग में खास तौर पे इस वाकये के पीछे हो सकता है? शुक्रिया फरीदा। मैं सबसे पहले तो इस वाकये की शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूँ, खास तौर पे उन शोहदा की फैमिलीज के साथ जिन्होंने कीमती लोग आज अपने जिन्होंने इस मुल्क के लिए अपनी जानें दी हैं। दीदी देखें, ये वाकया मौलाना साहब एक खवातीन का मदरसा था, वहाँ पर कोई हिफ्ज़ कुरान का एक तकरीब था और उससे निकल के वो नमाज पढ़ने एक दूसरी मस्जिद में जा रहे थे जी। तो रास्ते में ये हमला हुआ है और अपेरेंटली ये एक सुसाइडल अटैक है और वहाँ पर हमें एक मोटरसाइकिल और एक कुछ सुसाइडल की भी मिली है, जिसमें रजाकार की वर्दी पहनी हुई थी। जो JUI के रजाकार होते हैं उनकी एक खास येलो कलर की एक यूनिफॉर्म है जी। वो यूनिफॉर्म में उस रजाकार उन जलसों को कंडक्ट करते हैं, तो उसकी वर्दी में वो मलबूस था, जो अपेरेंटली हमें सुसाइडल लगता है। क्योंकि अभी हमने फ्रांसिक टीम जो है वो पंजाब से भी बुलाई है और क्राइम सीन को हमने सिक्योर रखा हुआ है।
ताकि मजीद भी हम अपनी इन्वेस्टिगेशंस करें। और इसमें जो डेथ टोल है दैट इज 26 लोग हैं। उसमें ATF के जो हमारे एंटी टेररिस्ट फोर्स की जो एक स्क्वाड थी जो मौलाना साहब की हिफाजत के लिए मामूर थी, उसका जो कमांडर था ASI वो भी इसमें शहीद हुआ है। और हमारे SHO साहब जो है वो भी उस वक्त मौलाना साहब के साथ थे, लेकिन वो खुशकिस्मती से बच गए हैं। और इस तरह कुछ 26 लोगों की शहादत है, जिसमें मौलाना साहब के एक प्रोटोकॉल ऑफिसर थे जिनका इस्लामाबाद से मुगल साहब का ताल्लुक था। मैं उनके खानदान से भी इजहार हमदर्दी करता हूँ। और ये कोई 40 के करीब लोग जो है वो जख्मी हैं, उनको डिफरेंट हॉस्पिटल्स में, जिसमें CMH है, सिविल हॉस्पिटल क्वेटा है और मस्तूम का जो गौस बख्श मेमोरियल रईसानी मेमोरियल हॉस्पिटल है, वहां पर उनकी ट्रीटमेंट की जा रही है। सरफराज भुट्टी साहब, कुछ हलकों में ये गुफ्तगू भी हो रही है कि जमात के अंदर बहुत से इख्तलाफात थे, तो क्या ये वाकया खुदा न खास्ता उन इख्तलाफात का नतीजा तो नहीं है? एक सवाल आपसे पुट अप कर रही हूँ क्योंकि सवाल ये जन्म ले रहा है। आप ये बताइए कि क्या ये किसी इख्तलाफात का नतीजा तो नहीं है, ये वाकया, ये हादसा, या वाकई ये टेररिस्ट हमला है? और ये बताएं कि अगर ये वाकई टेररिस्ट हमला है तो कौन कौन से ग्रुप मस्तूम में होते हैं जो किसके पीछे हो सकते हैं मुमकिन तौर पर? देखिए, मैं तो वैसे तो इस पे जाहिर है जमीयत खुद कमेंट करेगी। मैं इस मौकफ का बिल्कुल हामी नहीं हूँ कि ये खुदा न खास्ता उस पर इख्तलाफ का नतीजा है। सियासी इख्तलाफात सियासी लोगों में होते रहते हैं और वो इख्तलाफ इस नौयत के नहीं है कि खुदा न खास्ता कोई यहाँ तक आए। देखिए, ये टेररिज्म है और असल मसला क्या है? असल मसला ये है कि जो दहशतगर्द हैं, जो अक्रॉस द बॉर्डर बैठे हुए हैं, वहां पर उनके कैंप्स हैं, वहां पर उनके हैंडलर्स हैं, वो पाकिस्तान में एक अनार्की फैलाना चाहते हैं। और जाहिर है बलूचिस्तान की अपनी फ्रेजिलिटीज हैं, वो डिफरेंट डिबेट है, उस पर फिर कभी डिबेट कर लेंगे। तो बलूचिस्तान का पोरस बॉर्डर है, अफगानिस्तान के बड़ा करीब है, तो इसलिए इजी टारगेट है। और मौलाना साहब जैसे लोगों को अगर खुदा ना खास्ता टारगेट किया जाता है, अगर उनकी अल्लाह ना करे खाक में बदन शहादत होती, तो ये बलूचिस्तान में JUIF के पास जो स्ट्रीट पावर है या JUIF की जो फॉलोइंग है, ये एक बहुत बड़ी अनारकी फैलाने की कोशिश थी। और मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने उनको महफूज किया है। अल्लाह ताला उनकी उम्र दराज करे, हमारे मेहरबान हैं, दोस्त हैं मेरे वाले। वेरी वैलिड पॉइंट। सरफराज भुट्टी साहब, एक और आखिरी सवाल आपसे, कि आप समझते हैं, क्योंकि टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इस तरह के जो भी वाकयात होते हैं वो आउट ऑफ रैंडम नहीं हो जाते, उनके पीछे टाइमिंग भी बहुत कैलकुलेट की जाती है। उधर वजीर आजम साहब वो चाइना में हैं, CPEC डिस्कस कर रहे हैं, ओबोर डिस्कस कर रहे हैं, तमाम वजीर आला सूबों के उनके साथ हैं, बलूचिस्तान के वजीर आला भी वही हैं, आज ही वो पहुंचे हैं और आज ही बलूचिस्तान में इतना बड़ा दहशतगर्दी का वाकया कर देना। देखिए, कोई शक नहीं इसमें कि जो दहशतगर्द है वो हर चीज बड़ा प्लान करके करते हैं। और ये भी एक दौरा था जिसमें तमाम पाकिस्तान की सियासी लीडरशिप वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब की क़यादत में वहां पर मौजूद थी चाइना में। और जाहिर है जब हम चाइना की बात करते हैं तो पाक चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात करते हैं, पाकिस्तान की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बात करते हैं। बिल्कुल। अगर पाकिस्तान रीजन में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा तो उससे ज्यादा तकलीफ किसको है? वो तकलीफ रॉ को है, वो तकलीफ इंडिया को है। और बदकिस्मती से अफगान सॉइल जो है वो पिछले कई सालों से, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि 1947 से पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। लोग हिस्ट्री को थोड़ा मसक करते हैं, गरीबा बीबी इसको 80 से शुरू करते हैं, 70 से, तो भूल जाते हैं कि जो हमारा पहला इंसर्जेंट था उसको अफगानिस्तान में ही पनाह दी गई थी। तो मैं समझता हूँ कि ये टाइमिंग, येस इट इज इम्पोर्टेंट, और ये दुनिया को ये मैसेज देना है कि बलूचिस्तान इज नॉट सेफ, CPEC इज नॉट सेफ। आपको पता है कि CPEC जो है वो मस्तूम जो है वो CPEC के रूट पे है। जी बिल्कुल, इसीलिए मैंने ये सवाल आपसे पुट अप किया था। जी मुझे एक वो दे दे कि हमने ये दहशतगर्दी के खिलाफ जंग का जो रिजॉल्व है वो इस तरह के हमलों से वो कमजोर नहीं हो सकता है। ठीक है। आपको याद होगा कि इसी मस्तूंग में हजारा बरादरी के लोगों को बसों से उतार के शहीद किया जाता था। उनके हाइडआउट्स यहाँ पर मौजूद थे, लश्कर जंगवी के और बाकी लोगों के। आज अल्हम्दुलिल्लाह वो हाइडआउट्स नहीं रहे। हमने यहाँ पर एक मदरसा था। पॉइंट टेकन, बहुत शुक्रिया। बलूचिस्तान के वज़ीर दाखिला सरफराज भुट्टी साहब आज होने वाले मस्तूंग में अफसोसनाक वाक़े के हवाले से इंफॉर्मेशन दे रहे थे और अपनी ओपिनियन भी दे रहे थे। प्रोग्राम में लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे सानहाए 12 मई के हवाले से, जिसे आज 10 साल तो हो गए लेकिन जिम्मेदार अभी भी आजाद हैं। पीपल्स पार्टी ने एक और मजम्मती करारदाद दाखिल करवा दी सिंध असेंबली में, जबकि MQM एक कदम आगे बढ़ी और अदालती कमीशन का पहली बार मुतालबा कर दिया। उस दिन तो पता नहीं क्या क्या हुआ, जिसे मुझे तो अफसोस ये भी हो रहा है कि इस जुडिशरी ने भी कुछ नहीं किया।
मैं मुतालबा करता हूं आपकी इस करारदाद की हिमायत करते हुए कि जनाब कमीशन बनाने का ऐलान करे हुकूमत। जी वेलकम बैक। पाकिस्तान की तारीख के स्याह तरीन दिनों में से एक 12 मई को गुजरे हुए आज 10 साल, पूरे 10 साल मुकम्मल हो गए हैं। लेकिन इंतहाई अफसोसनाक बात यह है कि इन 10 सालों में जो जिम्मेदार थे उन्हें अभी तक इंसाफ के कटहरे में नहीं लाया जा सका। वो तमाम जिम्मेदार आजाद हैं, जबकि जितने भी मुतासरीन थे वो अभी तक पुरआजार हैं। इन 10 सालों के मुकम्मल हो जाने के बाद आज सिंध असेंबली में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक मजम्मती करारदाद तो पेश की, लेकिन इन 10 सालों में पीपल्स पार्टी जो कि बिला शिरकत गैर कराची समेत पूरे सिंध पे हुक्मरानी करती रही, उसने 12 मई के इन्वेस्टिगेशन के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। 12 मई के दर्जनों केसेस हैं जो सिंध की मुख्तलिफ अदालतों में चल रहे हैं, लेकिन किसी का नतीजा ठोस तरीके से सामने नहीं आता। ये करारदाद जब पीपल्स पार्टी ने पेश की तो MQM को काफी आड़े हाथों लिया। इसके जवाब में जब MQM के फैसल सब्जवारी साहब के बोलने की बारी आई तो उन्होंने भी पीपल्स पार्टी को उससे ज्यादा आड़े हाथों लिया और एक कदम आगे बढ़ते हुए पीपल्स पार्टी की 12 मई की मुतनाज़िया तस्वीर और वीडियोस भी ऐवान के और पूरी अवाम के सामने पेश कर दी। इससे भी एक कदम मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट आगे बढ़ी और मुतालबा कर दिया हुकूमत सिंध से कि एक अदालती कमीशन तश्कील दिया जाए ताकि 12 मई के तमाम जिम्मेदारान न सिर्फ अवाम के सामने आ सकें, पूरी कौम के सामने आ सकें, बल्कि मुतासरीन को इंसाफ भी मिल सके। लेकिन सवाल यह है कि जिस साल में यह वाकया हुआ 2007 का, उसी साल में MQM कराची की हुक्मरान जमात थी। उसने कोशिश क्यों ना की, वजीर दाखिला उसी का था, उसने कोशिश क्यों ना की कि एक अदालती कमीशन बने, मुकम्मल तहकीकात हों। और 2007 के बाद अगले 5 सालों में MQM पीपल्स पार्टी की इत्तेहादी रही, तब ये कोशिश क्यों ना की गई कि अदालती कमीशन बनाया जाए, तहकीकात की जाए। यही सवाल हम उठाएंगे। फैसल सब्जवारी साहब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के सीनियर रहनुमा मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम फैसल सब्जवारी साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त देने पे। आपने बड़ी धुआंधार तकरीर की आज, आपने वो वीडियोस भी दिखाई मुतनाज़िया, आपने वो तस्वीर भी दिखाई ऐवान में, आपके जरिए पूरी कौम ने एक बार फिर से वो देख ली। आज 10 साल है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने पहली बार खुल के मुतालबा किया है कि 12 मई के लिए एक अदालती कमीशन बना दिया जाए। लेकिन सवाल वही है कि 2007 में आपकी गवर्नमेंट थी, उसके बाद 5 साल आपकी गवर्नमेंट रही, तब क्यों नहीं अदालती कमीशन बनाया गया और तहकीकात की गई? जी बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम गरीदा। बात सीधे मैं फैक्ट जो है वो करेक्ट करना चाहूंगा। मिसाल के तौर पर ये कि पहली बार हमने मुतालबा नहीं किया। आपको याद होगा कि 2007 में ही सिंध की जो हाई कोर्ट है उसने एक अदालती कमीशन तश्कील दे दिया था, उसका नाम ही 12 मई कमीशन जी। अब हम तो ये मुतालबा करते हैं कि उसकी सिफारिशात को सामने लाया जाए और उस सिफारिशात की बुनियाद के ऊपर फैसले किए जाएं। आज जो मैंने मुतालबात किए असल में वो क्योंकि पीपल्स पार्टी की हुकूमत के सीनियर वजीर करारदाद पेश करते हुए जब पुलिस को लान तान कर रहे थे कि उन्हें किसने हुक्म दिया था पुलिस को कि वो हथियार ना उठाएं उस रोज, तो मैंने उनको याद दिलाया कि 10 साल से तो आपके वजीर दाखिला हैं सिंध के, 10 साल से आपके वजीर आला हैं, आप पुलिस से ये जवाब ले लेते। बदकिस्मती के साथ गरीदा हुआ यही है। मैंने जो वीडियो का जिक्र किया और तस्वीर दिखाई वो मुतनाज़ बिल्कुल नहीं है, वो वाकया है कि जो हुआ। शेरी रहमान साहिबा का नाम मुझे इसलिए लेना पड़ा कि जब निसार कोड़ो साहब ऐवान में मौजूद नहीं थे, वसीम अख्तर साहब उनका नाम ले रहे थे, तो मुझे उन्हें याद दहानी कराई पड़ी। फिर भी मैंने एक पीपल्स पार्टी के वजीर का नाम नहीं लिया कि जिनके गाड़ी की बूट में भी असलहा रखा जा रहा था। वजह इसकी याद इसलिए नहीं करा रहे हम, वजह इसकी ये है क्यों हम जुडिशल कमीशन का एक बार फिर मुतालबा कर रहे हैं और ये कहा हमने कि एक एक जान की हुर्मत है। इसकी वजह ये है गरीबा कि इस शहर ने बहुत खून देखा है, बहुत कश्तो खून इसने देखा है। बदकिस्मती के साथ MQM हुकूमत में रही तब भी, MQM ऑपोजिशन में रही तब भी, उसके अवामिल कुछ भी हो, आप मुझसे बहस कर लीजिए, मैं MQM अब मैं ना मानूं कि रट लगाने के मूड में नहीं है। हम अदम तसादुम और अदम तशद्दुद की बुनियाद के ऊपर अपने सियासी फैसले करते हुए अपना सियासी सफर जारी रखे हुए हैं और जारी रखना चाहेंगे। असलहे की सियासत
कोई माने या ना माने शहर में हुई है और सिर्फ फैसल साहब आज 10 साल गुजरने के बावजूद भी तमाम जिम्मेदार आजाद हैं और तमाम मुतासरीन जो हैं वो अभी तक पुरआजार हैं। अब होगा क्या आइंदा आने वाले हर साल में कि इस सानहे की बरसी मनाई जाएगी, इस तरह असेंबली में धुआंधार तकरीरें की जाएंगी, आपकी तरफ से पीपल्स पार्टी की तरफ से, कुछ अरसे बाद पीटीआई भी बीच में कूद जाएगी ताकि इन दोनों पार्टीज को लिताड़ सके। क्या होगा कि फिर से कमीशनों का मुतालबा होता रहेगा, लेकिन ये कमीशन तब क्यों नहीं बना, ये साफ शफाफ तहकीकात तब क्यों नहीं हुई? इन 10 सालों में 5 साल तो आप भी शराकत इख्तिदार रखते थे पीपल्स पार्टी के साथ, उन 5 सालों में ये क्यों ना हो सका? अब तो पुलों के नीचे 10 साल में बहुत सा पानी गुजर चुका है। गरीदा, पीपल्स पार्टी के साथ तो ये मुतालबा देखें ना, जो अपनी शहीद चेयरमैन की तहकीकात ना कर सकें या नहीं की उन्होंने, उनको सिर्फ ये आईना नहीं हम दिखा रहे, बल्कि देखें आप इस नियत को भी तो पहचाने कि हम कह क्या रहे हैं। तहकीकात के नतीजे में ये चीज यकीनन सामने आएगी कि फरीक एक नहीं थी एमक्यूएम। उस रोज अवामी नेशनल पार्टी हो या पीपल्स पार्टी हो या जमात इस्लामी हो, सबके लोगों के पास असला मौजूद था और फायरिंग की। तहकीकात के नतीजे में ये बात सामने आएगी कि अगर दीगर लोग उस रोज शहीद हुए तो एमक्यूएम के 14 कारकुनान भी शहीद हुए, उन्हें किसने गोलियां मारी। तहकीकात के नतीजे में ये बात भी सामने आएगी कि उस रोज एमक्यूएम की रैली में खवातीन, बच्चे, बुजुर्ग हमारे अपने घरों के शामिल थे। इसके माने ये है कि फसाद एमक्यूएम का मतमनजर नहीं था। लेकिन उस तहकीकात के नतीजे में फिर फर्ज क्या है हुकूमतों का और सियासी जमातों का? सियासी जमातों का फर्ज वो है जो हमने आज अदा किया है, अपना प्लान देख के, अपना वादा देख के, कि हम असलहे की सियासत ना करेंगे, ना उसका हिस्सा बनेंगे किसी भी फरीक। ठीक है, फैसल सब्ज़वारी साहब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के सीनियर रहनुमा कह रहे थे कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने अपना आज वो सियासी फर्ज अदा किया है जो कि सियासी जमातों को अदा करना चाहिए, अदालती कमीशन का मुतालबा करके। देर से किया, देर से मुत्तहिदा को याद आया, लेकिन चलें अब देखते हैं कि इस मामले पे अदालती कमीशन वाकई बनता है कि नहीं, या अगले साल इसी तरह की 12 मई को हम मजीद तकरीरें देखते हैं। प्रोग्राम में लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो पनामा GIT के हवाले से बात करेंगे। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। वही हुआ आखिरकार जिसका डर था, और पनामा तहकीकात करने वाली जो ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम है उसके रास्ते में पहली बड़ी मुश्किल सामने आ गई है। अभी तो इब्तिदाए इश्क है, आगे आगे देखें क्या होता है, लेकिन इस इब्तिदाए इश्क में ही इतनी बड़ी मुश्किल सामने आ जाएगी ये किसी ने सोचा भी नहीं था। और ये मुश्किल ये है कि जो बैरून मुल्क मनी ट्रेल है शरीफ फैमिली की, उसे किस तरह हासिल किया जाए, क्योंकि बरतानिया समेत दीगर मुल्कों के साथ पाकिस्तान के इस किस्म का मवाद, इस किस्म की इंफॉर्मेशन शेयर करने का कोई मुआहिदा मौजूद नहीं है। बरतानिया समेत दीगर तमाम ममालिक के साथ ऐसा कोई मुआहिदा मौजूद नहीं है। आज पनामा GIT का 5वां इजलास था, 10 दिन बाकी रह गए हैं इस GIT के लिए कि वो अपनी पहली इनिशियल रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के खुसूसी बेंच के सामने पेश करे। 22 मई को स्पेशल बेंच का इजलास होना है जिसमें अपनी पहली रिपोर्ट 15 दिन की कारकर्दगी GIT को पेश करनी है। आज के इजलास में, जो कि 5वां इजलास था GIT का, उसमें इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो रिकॉर्ड था शरीफ फैमिली के असासाजात का और दीगर रिकॉर्ड, वो सारा GIT को मौसूल हो गया है। इसके साथ साथ खबर ये भी है, बल्कि खबर नहीं, अब तो इस बात की तस्दीक हो चुकी है कि जितना भी मवाद है, जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जितने भी दस्तावेजात हैं, जितना भी ट्रेल है और जो भी कुछ है, दस्तावेजात, सबूत वगैरह वगैरह, उन सब की जांच पड़ताल के लिए, तहकीकात के लिए न सिर्फ मुल्की बल्कि गैर मुल्की माहिरीन की खिदमात भी ली जाएगी ताकि फोरेंसिक असेसमेंट बिल्कुल टू द पॉइंट की जा सके। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, जो कि सबसे बड़ी पहली मुश्किल के तौर पे सामने आ रहा है, कि दूसरे ममालिक से, खासतौर पर बरतानिया से मनी ट्रेल या दीगर सबूत या दीगर दस्तावेजात किस तरह हासिल की जाए, क्योंकि बरतानिया समेत दीगर तमाम मुल्कों के साथ, पाकिस्तान के साथ इस तरह का कोई मुआहिदा नहीं है, कोई इंफॉर्मेशन शेयर करने का, कोई डॉक्यूमेंट्स शेयर करने का, कोई सबूत शेयर करने का। तो फिर GIT अपने तहकीकात में आगे किस तरह से बढ़ सकती है, और क्या इसका आगे बढ़ना इस लिमिटेड स्कोप के साथ
वाकई डिटर्मिन कर सकेगा कि एक ट्रुथफुल अंजाम तक, एक मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जा सके? यही सारे सवालात हम करेंगे और जाहिर है कि सियासी पहलू भी है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस केस की एक बड़ी फरीक है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत उम्मीद है कि ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम अपनी तहकीकात में कामयाब होगी। तो वो इस पहली मुश्किल को किस नजर से देखती है, यही सवाल लेके चलेंगे हम इस्लामाबाद, जहां से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर मरकजी रहनुमा आरिफ अलवी साहब। अस्सलाम वालेकुम आरिफ अलवी साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त देने पे। और आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। पनामा JIT अभी पाँव पाँव चलना शुरू हुई नहीं कि एक बड़ी रुकावट उसके कदमों के सामने आके खड़ी हो गई है। जो मनी ट्रेल दीगर मुल्कों में है, पाकिस्तान के उन मुल्कों के साथ मुआहदे ही नहीं है, तो वहां से मनी ट्रेल, दस्तावेजात, सबूत किस तरह मंगवाए जाएंगे? आपके केस के लिए तो बड़ी मुश्किल हो गई। ये आपका ख्याल है, क्योंकि मैं तो ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था कि ये जनाब गवर्नमेंट्स को लिखेंगे, वहां से सारी चीजें मनी ट्रेल निकलेगा। असल में ये रिस्पांसिबिलिटी, आप बड़ी क्लियरली बात को समझ लें, मनी ट्रेल दो जगहों पर है। एक तो ये FIA के जो रिपोर्ट है रहमान मलिक साहब की, उसके अंदर मनी ट्रेल है पनामा केस के हवाले से जो एवनफील्ड अपार्टमेंट्स हैं उसके लिए 92-93 के अंदर जो पैसा गया है बैंकों के जरिए गया है, इसहाक डार साहब ने एक्सेप्ट किया है और उस एतबार से वादा माफ गवाह भी बने थे, उसके चेक्स हैं, बहुत सारे चेक्स हैं मौजूद, वो बैंकों के जरिए गया है, तो वो मनी ट्रेल मौजूद है जिसको अब तक डिनाई किया जा रहा था। एक दूसरे ये कि ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स के पास का एक खत है जिसके अंदर उस मोसाक फांसेका ने ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड के रिक्वेस्ट की बुनियाद की जवाब के अंदर ये लिखा था कि मरियम नवाज शरीफ बेनिफिशियल ओनर हैं नेस्कॉल नीलसन के। अच्छा, ये इन्होंने खत डिनाई कर दिया था क्योंकि हम यानी सुप्रीम कोर्ट उस वक्त तहकीकात नहीं कर सकता था, खत भी नहीं लिख सकता था। अब एक खत जाएगा कोर्ट के जरिए, JIT के जरिए, और वो ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स बाउंड है इंटरनेशनल ट्रीटीज के तहत कि कम से कम या तो वो तस्दीक करेगा या इनकार करेगा, ये खत हमारा नहीं है। आरिफ अलवी साहब, वो कौन सी इंटरनेशनल ट्रीटी है, वो कौन सी, आप जरा मजीद वजाहत कर देंगे ताकि पूरे पाकिस्तान के लोगों को पता चल सके कि वो कौन सी इंटरनेशनल ट्रीटी है जिसके तहत ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड बंद हो? फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस के एतबार से हम अकाउंट्स का नहीं पूछ रहे, जरा सा फर्क आप समझ लीजिए। हम उस लेटर की जेन्युइनिटी का पूछ रहे हैं कि ये खत तुम्हारी गवर्नमेंट ने लिखा है या नहीं लिखा। आप समझी मेरी बात को? ये बैंकिंग ट्रांजैक्शंस नहीं है, ये उनकी फेडरल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का खत है, उनकी अपनी गवर्नमेंट का खत है। ये बैंकिंग ट्रांजैक्शंस की ट्रीटीज की जरूरत नहीं है। इसके अंदर उस गवर्नमेंट ने खत लिखा है, उनकी एजेंसी ने मोसाक फांसेका को, मोसाक फांसेका ने जवाब दिया है जिसको दोनों खतूत को मरियम नवाज ने कहा था कि ये फोर्ज्ड हैं, मेरे दस्तखत भी फोर्ज्ड हैं इसके अंदर। मेरा सवाल अगला वही था, अगर सिर्फ उस खत की ऑथेंटिसिटी के लिए नहीं जी, मैं ये कह रहा हूं कि वो इंटरनेशनल फाइनेंशियल ट्रीटीज में नहीं आता। ये सिंपल ऑब्लिगेशंस के गवर्नमेंट्स किसी को खत लिखती हैं और गवर्नमेंट्स को जवाब मिलता है, उसको उन्होंने तस्दीक करनी है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल मेरा सवाल आपसे यही था आरिफ अलवी साहब, मेरा सवाल आपसे यही था, मेरा सवाल था कि स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ें ताकि मामला जो है वो क्लियर हो जाए। नहीं, मैं कंफ्यूज बिल्कुल नहीं हूँ, मैं सवाल कर रही हूँ जो कि मेरा हक है, मैं कंफ्यूज बिल्कुल नहीं हूँ। आप कंफ्यूज नहीं है, आप कंफ्यूज नहीं है। सुनिए ना, मैं आपके ऊपर जाती कोई हमला नहीं कर रहा कि आप अपने आप को फौरन प्रोटेक्ट करें। मैं कह रहा हूं कि इसके अंदर कंफ्यूजन है, लिहाजा ये कहना कि जी ये इंटरनेशनल वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स खड़े हो गए, मैं कह रहा हूं नहीं खड़े हुए। यही कंफ्यूजन मैं दूर करना चाह रहा हूं कि नहीं खड़े हुए। दूसरी बात, गल्फ स्टील के लिए पैसा कहां से आया? आप समझती है कि 1980 के दौरान के लिए जाकर FIA ये अपनी JIT तहकीकात करेगी? नहीं कर सकती। इसके लिए नवाज शरीफ साहब को जवाब देना पड़ेगा कि पैसा कहां से गया। ये पहले ही कह चुके हैं कि अब्बा जी ने दिया था, हमें कोई पता नहीं। दूसरी बात जो कोर्ट के अंदर आई, देखिए ना, कोर्ट ने JIT क्यों बनाई है कि ये क्वेश्चनिंग नहीं कर सकते थे नवाज शरीफ साहब की।
जीआईटी क्वेश्चन कर सकती है। लिहाजा दूसरी बात यह कि गल्फ स्टील नुकसान में थी या मुनाफे में थी, उन्होंने खुद हिसाब दे दिया कि नुकसान में थी। तीसरी बात, उनको जो पैसा जो उनकी लायबिलिटीज थी उसके ऊपर उन्होंने कहा था जी किसी ने अदा कर दी, हमें नहीं मालूम। अब इनको पूछा जाएगा कि भाई किसने अदा की, यू कांट गेट आउट ऑफ दैट। चौथी बात, इनसे पूछा जाएगा कि कतरी ट्रांजैक्शन के एतबार से कतर से पैसा जब गया एवनफील्ड अपार्टमेंट्स के लिए तो उसके कोई बैंकिंग ट्रांजैक्शन है, कुछ लाओ। देखिए ये जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर मुकदमा चला था ये तो इस तरह से चला था कि जो कागजात उन्होंने दे दिए उसी पर बहस हुई, सुप्रीम कोर्ट इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता था। अब इनको सवालों के जवाब देने पड़ेंगे जीआईटी में, और पनामा ट्रेल जो रहमान मलिक साहब की रिपोर्ट के अंदर मौजूद है उसके एतबार से जिरा होगी। अलवी साहब अगर आप मुझे एक सवाल करने दें, अलवी साहब अगर आप मुझे एक सवाल करने दें और मेरा सवाल बड़े आराम से पूरा सुन लें तो उसका जवाब आप बहुत बेहतरीन अंदाज में दे सकते हैं। इस वक्त जो आपकी बात से मुझे तासुर मिल रहा है कि पीपल्स पार्टी जीआईटी से बाहर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जीआईटी के बाहर बैठ के इस वक्त फोकस रखे हुए है कि जो डॉक्यूमेंट्स शरीफ फैमिली ने सबमिट करवा दिए थे या जो डॉक्यूमेंट्स पीटीआई ने सबमिट करवा दिए थे उन्हीं के गिर्द घूमेगी, उनके हटके। क्योंकि जो पहले 5 सवालात है कम से कम सुप्रीम कोर्ट के, वो तमाम के तमाम मनी ट्रेल के मुतालिक हैं, और उन्हीं सवालात के जवाब में सुप्रीम कोर्ट में शरीफ फैमिली ने कहा था कि जी ये हमारे पास तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं, इसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। तो अगर उन्हीं डॉक्यूमेंट्स पे रिलाय करना है, जैसा पीटीआई तासुर मिल रहा है कि बाहर बैठ के देख रही है कि शरीफ फैमिली की तहकीकात के लिए जीआईटी उन्हीं ऑलरेडी प्रोवाइडेड डॉक्यूमेंट्स पे रिलाय करेगी, तो फिर तो मामला कहीं भी नहीं सुलझेगा ना, फिर तो घूम फिर के कोल्हू के बैल की तरह मामला वहीं पे आ जाएगा। आपका ख्याल, ये आपका ख्याल है? मैं आपसे दोबारा ये कह रहा हूं कि जनाब आपका ख्याल है, आपने अपना ओपिनियन दिया है और सवाल भी किया उसके साथ साथ, मगर ओपिनियन भी ये है कि घूमता रहेगा। मैं ये कह रहा हूं कि नहीं घूमता रहेगा। 92, 93 की मनी ट्रांजैक्शंस बीबी कोर्ट ने नहीं देखी। आपको मालूम है कि रहमान मलिक की रिपोर्ट पर कोर्ट ने क्या कमेंट्स किए? मैं तो बैठता रहा हूं, हर पेशी में कोर्ट ने कहा कि तो बड़ी अहम तहकीकात है भाई, इसमें तो बड़ा काम हुआ है, मगर उन्होंने कहा कि जनाब इसको कंसिडर नहीं किया जा सकता क्योंकि ये मामला जो है ये अपील नहीं की नैब ने। मगर जो फैसला है उसके आखिरी पेज पर आप देखिए, और मेरे वेबसाइट पर na250.com पे भी डाला हुआ है, मार्क किया हुआ है मैंने, उसके आखिरी पेज पर देखें, उन्होंने कहा कि जी जो भी एफआईए के पास रिपोर्ट्स हैं और जो नैब के पास रिपोर्ट्स हैं सबको देखा जाए। इस फैसले के ऊपर जो हुदैबिया के हवाले से नैब ने जो केस दायर किया था उसके अंदर सारा मनी ट्रेल मौजूद है, जिसको हुकूमती वकला ने देखने नहीं दिया, मगर अब कोर्ट कह रहा है कि उसको देखो, उसमें से तो ट्रेल निकलेगा। ठीक है, तो आप समझते हैं कि इस वक्त जो एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट्स तमाम तर पाकिस्तान में मौजूद हैं, जो शरीफ फैमिली ने दिए हैं, जो पहले की रिपोर्टों में मौजूद है, वो सफिशिएंट हैं कि जीआईटी तहकीकात कर सके। और अगर जीआईटी उससे बाहर कहीं जाना चाहे, फॉर एग्जांपल कुछ डॉक्यूमेंट्स वो एनालाइज कर रही है, उसमें से कुछ ट्रांजैक्शन उसे महसूस होती है कि इनमें कुछ मजीद तहकीक करने वाला है, और वो मजीद तहकीक बरतानिया से या पनामा से या कतर से या जिद्दा से हो सकती है, तो वहां पर कैसे जाएगी फिर जीआईटी, ये बता दीजिएगा। देखिए मैं आपको बताऊं, मैं आपको एक आपसे ये बात कह रहा हूं कि जमाना बदल गया है। जमाना जैसे मिसाल के तौर पर पाकिस्तान भी स्विट्जरलैंड के साथ एक ट्रीटी के अंदर है कि 2018 से तहकीकात वो अपने अकाउंट्स डाइवर्ज करेंगे। हमें यहाँ अकाउंट्स के डाइवर्ज करने की जरूरत नहीं है, हमें जो डॉक्यूमेंट्स हैं यानी एवनफील्ड अपार्टमेंट्स की ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स चाहिए। अच्छा, एवनफील्ड अपार्टमेंट्स की ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स किसके पास होनी चाहिए? या तो कतरियों के पास होना चाहिए, नवाज शरीफ के पास होनी चाहिए। इन्होंने सारे केस को वहां पर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के अंदर यह कहा कि जी पीटीआई प्रूफ करेगी। सारे वकीलों ने खड़े होकर यह कहा कि पीटीआई प्रूफ करेगी, लिहाजा उन्होंने अपने कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं रखे वहां पर। और हम ये कहते रहे कि पीटीआई ने सिर्फ ये प्रूफ करना था कि एवनफील्ड अपार्टमेंट्स तुम्हारे हैं, तुमने ये प्रूफ करना है कि तुम पैसा कहां से लाए। तो लिहाजा मैं समझता हूं कि जीआईटी की तश्कील इस वजह से जरूरी थी कि सुप्रीम कोर्ट खुद सवाल नहीं कर सकती थी, मगर जीआईटी इनसे सवाल करेगी, इनको जवाबात देने पड़ेंगे। मामला इनके लिए बड़ा गंभीर है। मैं आपको वाकई ये कह रहा हूं कि कोई इस गलतफहमी में नहीं रहे जो 4 महीने इन्होंने गुजारे कि पीटीआई प्रूव करेगी, पीटीआई प्रूव करेगी। कोर्ट के अंदर, कोर्ट के सारे फैसलों के अंदर, 5 जजेस के फैसलों के अंदर आप देखेंगे ये बर्डन कभी पीटीआई के पास नहीं था, ये बर्डन उन्हीं के पास था जिसके अंदर 2 जजेस ने तो महसूस किया कि टोटली फेल हो गए, 3 जजेस ने महसूस किया कि भाई इनको पूछ तो लो, इनको पूछो तो सही क्या क्या इन्होंने कहा है, क्या क्या दिया है, कुछ और है इनके पास, नहीं है तो वापस कोर्ट के पास क्लियर हो जाएगा कि किसी अदालत में ये गए, उस अदालत के अंदर ये अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं दे सके, लिहाजा इनके ऊपर फल्द जुर्म आयद हो जाएगा।
इसके अलावा जीआईटी ने फैसला किया आरिफ अलवी साहब के मुल्की और गैर मुल्की माहिरीन की खिदमात ली जाएगी फोरेंसिक एनालिसिस के लिए, फोरेंसिक असेसमेंट के लिए, उससे मुतमिन है इस वक्त तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? क्योंकि जीआईटी पे आपको शदीद तहफ्फुज़ है। मुझे तो अभी कुछ पता ही नहीं ना, यानी मैं कैसे मुतमईन हो सकता हूं जब कुछ हुआ ही नहीं। मैं तो ये कह रहा हूं इसी के लिए, इसी वजह से कि जीआईटी को ओपन होना चाहिए, पता तो चले किस तरफ जा रही है, हम भी गाइड कर सकते हैं। हम ही तो ये चीजें पनामा के बाद तो सारी चीजें हमने हासिल की हैं, लिहाजा हमें भी पता होना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर जब भी किसी चीज पर कोई इंटरनेशनल सीक्रेट्स नहीं है, ये तहकीकात कोई नेशनल और इंटरनेशनल सीक्रेट्स की बुनियाद पर नहीं है, तो लिहाजा हमारा कहना इसी वजह से कि जीआईटी की तहकीकात का मामला ओपन रखा जाए, ओपन अंदाज से हो, ताकि वी कैन हेल्प। कोई और विसल ब्लोअर आएगा वो हेल्प कर सकता है। तो जीआईटी अलवी साहब 5 दिन तो गुजर गए, अलवी साहब एज ऑफ स्पीकिंग नाउ 5 दिन तो गुजर गए हैं, बाकी 10 दिन रह गए हैं और जीआईटी की पहली रिपोर्ट आ जानी है और इस वक्त तक वाजे नहीं है कि जीआईटी की रिपोर्ट्स पब्लिक की जाएंगी कि नहीं की जाएंगी। तो पीटीआई इस पर राजी हो जाएगी कि रिपोर्ट्स पब्लिक ना हो? दैट्स फाइन। नहीं, पीटीआई बिल्कुल राजी नहीं होगी। मैं प्रिज्यूम कर रहा हूं कि जीआईटी की रिपोर्ट तो पब्लिक होगी, मैं प्रिज्यूम कर रहा हूं। मुझे अभी तक कोई ऐसी बात नहीं पता चली है कि जीआईटी की रिपोर्ट भी इंटरिम रिपोर्ट होगी, प्रोग्रेस रिपोर्ट होगी, ये पब्लिक नहीं होगी। मैं तो ये कह रहा हूं कि 15 दिन जो हमें पता ही नहीं चल रहा, इस बात को मैं चाहता हूं कि ओपन होना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आरिफ अलवी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर मरकजी रहनुमा। पनामा जीआईटी आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही है, तहकीकात के हवाले से तहरीक इंसाफ कितनी मुतमईन है उस हवाले से बात कर रहे थे। प्रोग्राम में लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद बात करेंगे डॉन लीक्स के हवाले से कि मामला खत्म तो हो गया जैसे वजारत दाखिला ने कहा, लेकिन एक अहम सुकम रह गया है। वो क्या है बताएंगे आपको ब्रेक के बाद। हमारे दुश्मन ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में सिविल मिलिट्री कन्फ्रंटेशन हो। जी वेलकम बैक। वजारत दाखिला तो कह चुकी है डॉन लीक्स के हवाले से कि अब ये मामला खत्म हो चुका है, लेकिन क्या ये मामला वाकई खत्म हो गया है? ऐसा नहीं है, क्योंकि इस मामले में एक अहम सुकम रह गया है। जो प्रेस रिलीज या जो नोटिफिकेशन वजारत दाखिला की तरफ से सामने आया था, उसका सबसे पहला पॉइंट ये था कि कोड ऑफ कंडक्ट बनाया जाए अखबारात के लिए, ताकि किसी भी किस्म की ऐसी कोई खबर जो कि कौमी सलामती के मुनाफी हो वो शाया ना हो सके। और उसके लिए डॉन अखबार, डॉन के एडिटर और रिपोर्टर सिरल अलमिदा का मामला एपीएनएस के हवाले कर दिया गया, जो ऑल पाकिस्तान न्यूज़पेपर्स सोसाइटी है। इस पर सीपीएनई, काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर्स एडिटर, उनका एक उसूली मौक़िफ़ सामने आया है। वो कहते हैं कि एपीएनएस का मुकम्मल एहतराम करते हुए सीपीएनई का भी ये दायरा इख्तियार है और ये फर्ज है, क्योंकि वो मुदीरों की एक नुमाइंदा तंजीम है, वो एडिटर्स की नुमाइंदा तंजीम है और किसी भी अखबार की खबर की जिम्मेदारी, उसकी निगरानी एक एडिटर की होती है। तो अगर एडिटर के हवाले से कोड ऑफ कंडक्ट बनाया जाना है, रिपोर्टर के हवाले से कोड ऑफ कंडक्ट बनाया जाना है, तो सीपीएनई को भी इस मामले में लाजमन शरीक रखा जाए एपीएनएस के साथ साथ, क्योंकि माजी में ऐसी बहुत सी मिसालें मौजूद हैं। ये सुकम कितना इम्पोर्टेंट है आने वाले दिनों के लिए, आइंदा के मुस्तकबिल के लिए, खबर की अशात के हवाले से क्या हुकूमत वाकई इस कोड ऑफ कंडक्ट के मुतालिक संजीदा थी? यही सवाल के हम चलेंगे सीनियर सहाफी और एडिटर और सीपीएनई के साबिक सदर आरिफ निजामी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आरिफ निजामी साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त देने पे। चौधरी निसार साहब ने कहा कि मामला खत्म हो गया, लेकिन एक बहुत अहम सुकम रह गया, क्या कहेंगे आप इस बारे में? देखिए, इसमें समझने की बात यह है कि कल ही डॉन के फ्रंट पेज पे उनके साबिक एडिटर एपीएनएस नासिर अब्बास का एक आर्टिकल छपा हुआ है, जिसमें ये कहा हुआ है, ये फ्रंट पेज पे लगा हुआ है, कमेंट है, जाहिर है वो डॉन की राय है एक किस्म की, जिसमें उन्होंने कहा कि एपीएनएस हमारे मामलात में दखल नहीं दे सकता। और ये बड़ी पुरानी डॉन की ये पॉलिसी, और एक तो डॉन की अपनी पॉलिसी है कि वो एपीएनएस यानी जो मालकान की तंजीम है, वो उनका ये दावा ये है इंटरनली कि जी हमारे जो एडिटर हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, वो तो मालकान की बात नहीं मानते, नंबर एक। नंबर दो ये कि जो मालकान की तंजीम है उसका कोई कोड ऑफ एथिक्स से कोई दूर दूर का भी तल्लुक नहीं है,
ये बात दुरुस्त है कि ये कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो बनाई भी सीपीएनई हुई है, सीपीएनई का तल्लुक है, लेकिन इसका एक और जो दूसरा पहलू है, ये बड़े दानिस्ता तौर पे बॉल जो है एपीएनएस से कोर्ट में इसलिए फेंका गया ताकि इस मामले को रफा दफा कर दिया जाए। ना कोड ऑफ एथिक्स बनना है, ना डॉन ने कोऑपरेट करना है एपीएनएस से, और ना ही एपीएनएस को सीरियस है कोड ऑफ एथिक्स के बारे में, क्योंकि एपीएनएस जो है वो तो एक ऐसा अदारा है जिसपे और पीबीआई भी फॉर दैट मैटर, जिसपे डॉन ग्रुप का जंग के साथ इश्तराक के साथ पूरा कब्जा है। वो अपनी मर्जी से तय करते हैं कि कौन का सदर बनेगा, कौन जनरल सेक्रेटरी बनेगा, कौन उद्देदार होंगे, कौन सी एग्जीक्यूटिव कमेटी हो। तो ये तो ऐसी बात है कि यानी कि एक किस्म का डॉन को एक रास्ता जो है वो एक एस्केप क्लॉज दिया गया, और ये गालबन बड़ी सोच समझ के ये फेवर डॉन के लिए किया गया, और कुछ लोग जो कि इस सारे मामले को जानते हैं उनके मशवरे पे ये हुआ है। तो गोया आप समझते हैं कि हुकूमत ने जब ये प्रेस रिलीज, क्योंकि पहले जो नोटिफिकेशन आया था फवाद हसन फवाद का और फिर चौधरी निसार साहब का प्रेस रिलीज, तो आप समझते हैं कि हुकूमत भी संजीदा नहीं है कोड ऑफ कंडक्ट मुतय्यन करने के हवाले से, और सीपीआई का यहाँ पर किरदार क्या हो सकता है? देखिए, मैं तो कह रहा हूँ उनका जो इसको कहते हैं ना, उनका कोई इस्तेकाक है, लोकस डंडा ही नहीं है करने का। और फिर ये है कि कोई आप पर और मेरे दरमियान पे कोड ऑफ कंडक्ट तो तभी होगा ना जब वो एक दूसरे पर हमको बुनियादी एग्रीमेंट होगी, तो वही मौजूद ना होने की सूरत में। हाँ, अलबत्ता मैं ये कहूँगा कि डॉन जो है वो सीपीएनई से भी कतल ला तल्लुक है, वो अपना एडिटर भी नहीं भेजते वहाँ, शायद अमूमी तौर पर मेंबर हो, लेकिन उनके जो एडिटर है वो कभी मीटिंग भी नहीं अटेंड करते सीपीएनई की, ना उसके इलेक्शन में हिस्सा लेते। बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर साहब और एडिटर और सीपीएनई के साबिक सदर आरिफ निजामी साहब हमसे बात कर रहे थे। ये था आज का प्रोग्राम, देखने का बहुत शुक्रिया। I'll see you tomorrow. अल्लाह हाफ़िज़।